अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हम बचपन से नज़में, गज़लें, अफ़साने, कहानियाँ और ऐसी बहुत सारी चीज़ें पढ़ते थे जो अदब का हिस्सा हैं। अदब हमारे इस माशरे का एक अहम मज़मून है जिसको कई सदियों से लिखा जा रहा है, कई सदियों से पढ़ा जा रहा है, जो हमारे माशरे की बेहतरीन अक्कासी करता है। उस अदब को समझने के लिए उस लेवल की सोच और उस लेवल की मेंटल अप्रोच की ज़रूरत हमेशा रही है, जिसके लिए बहुत सारे शुअरा और मुसन्निफ़ीन ने बहुत लिखा, बहुत लोगों ने उसको पढ़ा, जिस पे क्रिटिक्स ने बहुत अच्छे तरीके से तनकीद भी की और जो है उसको लोग वक्त के साथ पढ़ते भी गए और उसको आगे बढ़ाते भी गए। ये अदब जिसके लिए बहुत सारे राइटर्स ने डिफरेंट डेफिनेशंस कही हैं, जितने भी उसके एस्पेक्ट्स हैं, जितने भी उसके फैक्टर्स हैं, उस पर लिखा गया है। लेकिन ये अदब वक्त के साथ चेंज होता गया है। जैसे हम किसी भी माशरे का ख़ास तौर पर अदब या किसी भी भाषा का, किसी भी ज़बान का अदब हम देखें तो वक्त के साथ वो चेंज होता गया है। लाइक अगर हम बात करें इंग्लिश लिटरेचर की, तो इंग्लिश लिटरेचर ने बड़ा सफ़र तय किया है। हम पुरानी हिस्ट्री अगर इंग्लिश लिटरेचर की देखें तो आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन तक चले जाएं, उससे पहले चले जाएं, या आप ग्रीक लिटरेचर को देखें तो वो बहुत मराहिल से गुज़रता हुआ, सफ़र करता हुआ आज हमारे सामने पहुंचा है और हम उसको पढ़ते हैं। लेकिन इंग्लिश लिटरेचर की जो पास में उसको सफ़र रहा है, उसकी जर्नी रही है, दैट वाज क्वाइट डिफरेंट एंड एज वेल एज सिंधी लिटरेचर हैज़ ट्रेवल्ड अ लॉट, और उसकी जर्नी जो रही है वो काफ़ी डिफरेंट रही है। और उसमें एक चीज़ नोट की गई है कि लिटरेचर या किसी भी भाषा का अगर देखा जाए, उसको ऑब्ज़र्व किया जाए या उस पर क्रिटिसाइज़ किया जाए, वक्त के साथ वो बहुत उसमें बदलाव आता रहा है, उसमें चेंजेस होती रही हैं। सो देयर माइट बी सम काजेज़, देयर माइट बी सम रीज़न्स, और या हो सकता है हमारे सोशल जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है उसके बिहाव पे वो चेंज होता गया होगा। एज़ वेल एज़ दोस्तों, जो लिटरेचर उर्दू में अदब जो वक्त के साथ चेंज होता गया, उसके जो मेन फैक्टर्स जिसमें हम शायरी को, जिसमें हम नसर को पढ़ते रहते हैं, और नसर में भी अगर हम देखें तो हम अफसाने, हम कहानियाँ या नावल पढ़ते रहते हैं, या नसरी नज़म हम पढ़ते हैं जिसको नसरी शायरी भी कहा जाता है, नसरी अदब भी कहा जाता है, ठीक है, और नसरी शायरी भी कहा जाता है। इन्होंने बहुत वक्त के साथ इन्होंने ट्रैवल किया है, तो ट्रैवल करते करते एक नए फ्लेवर के साथ हर दौर में आते रहे हैं। लेकिन अगर हम पिछले दौर की बात करें तो क्लासिकल जो हमारा पीरियड था, या क्लासिकल टाइम था, या क्लासिकल ड्यूरेशन थी लिटरेचर की, ख़ास तौर पर अंग्रेज़ी अदब की, वो काफ़ी यूनिक रही है। क्योंकि जब हम अंग्रेज़ी अदब पढ़ते हैं या कोई भी अदब पढ़ते हैं तो उसमें दो चीज़ें हमें अहम नज़र आती हैं, एक क्लासिकल लिटरेचर एंड दूसरा रोमांटिक लिटरेचर। इन दोनों की अलग-अलग तारीख़ है, और इन दोनों को अगर इकट्ठे रख के हम सोचें और उसको ऑब्ज़र्व करें या उस पर क्रिटिसाइज़ करें तो थोड़ी देर के लिए हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है, क्योंकि दोनों चीज़ें अलग हैं। अगर क्लासिकल लिटरेचर जिसको हम बिल्कुल आसान अल्फाज में डिफ़ाइन करें, जो कि पुराने दौर में इस वक्त उस पर रियली काम होता है, लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, बट क्लासिकल पीरियड बहुत अच्छा पीरियड रहा है लिटरेचर का, ख़ास तौर पे इंग्लिश लिटरेचर का बहुत अच्छा पीरियड रहा है। बिकॉज़ वो इस वजह से अच्छा रहा है, क्लासिकल लिटरेचर जो है हमारा वो बिल्कुल एलीट समझा जाता है। अदब का एक जो हाई पीक समझी जाए, अदब की लेवल समझी जाए, उस लेवल का हमारा क्लासिकल लिटरेचर होता है। और क्लासिकल लिटरेचर जो अक्कासी करता है बड़े बड़े लोगों की लाइफ की, जिसमें आप नेचर को भूल जाएंगे, उसमें नेचर का जिक्र होगा, या पर्सनल इमोशंस, आपकी फीलिंग्स क्लासिकल लिटरेचर में नहीं आती, बट वो रियलिटी पे कंसिस्ट करता है। क्लासिकल जितने भी पोएट्स हैं, जिन्होंने भी क्लासिकल पोएट्स ने शायरी लिखी है, वो फीलिंग्स को साइड करके और जो रियलिटी होती थी हमारी सोसाइटी की, लोगों की और उनकी ज़िंदगी की, उसको पोर्ट्रे करते थे अपनी शायरी के अंदर या अपने फिक्शन के अंदर। सो क्लासिकल पीरियड, फिर उसके बाद जो जैसे हमारी रोमांटिक मूवमेंट आई थी, रोमांटिसिज्म जिसको हम कहते हैं, एक वो मूवमेंट थी जिसमें हमारा जो दौर था या हमारा अदब था क्लासिकल से उसने फिर टर्न किया, मूव ऑन किया रोमांटिक लिटरेचर के अंदर,
ये मूवमेंट थी इस वजह से कि जो क्लासिकल था वो आम लोगों की जो इमोशनल अटैचमेंट थी लाइफ के साथ, या उनके ज़िंदगी में जो मसाइल थे, या उनकी ज़िंदगी में जो दुख था, पर्सनल एक्सपीरियंसेस थे, या उनकी जो ज़ाती तजुर्बात थे जिनको पोर्ट्रे करना चाहिए था, या कुदरत के साथ अटैच होना था, कुदरत को डिफ़ाइन करना था, वो चीज़ें क्लासिकल में नहीं होती थी। तो रोमांटिसिज्म जो एक मूवमेंट थी, उस मूवमेंट का मकसद ही यही था कि नेचर चूँकि हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है, उसको भी पोर्ट्रे किया जाए। वो नेचर हमारी आम एक शख्स की, आम इंसान की ज़िंदगी के साथ वो इंटरकनेक्टेड होती है, उसको पोर्ट्रे करना बहुत लाजमी होता है। तो ये जो रोमांटिसिज्म हमारी मूवमेंट थी, उसका मकसद यही था कि किसी बंदे की आम ज़िंदगी को पोर्ट्रे किया जाए लिटरेचर के अंदर, और वह दूसरों को दिखाया जाए। ठीक इसी तरीके से नेचर को पोर्ट्रे किया जाए, क्योंकि ये दो चीज़ें अहम वो क्लासिकल जो पोइट्री है या क्लासिकल लिटरेचर में पोर्ट्रे नहीं की जाती थी, बिकॉज क्लासिकल लिटरेचर ओनली कंसिस्ट ऑफ जो है रियलिटी, जो हमारे माशरे की रियलिटी होती थी। तो रोमांटिसिज्म जिसको हम बाज़ औक़ात समझते हैं कि सिर्फ शायद रोमांटिसिज्म में या ख़ास तौर पर रोमांटिक पोइट्री में, रोमांटिक लिटरेचर में हम सिर्फ रोमांस पढ़ते होंगे, ऐसा नहीं है। रोमांटिक लिटरेचर में हमारे जो पर्सनल इमोशंस हैं एक राइटर के, एक पोएट के, वो ज़रूर ज़ाहिर होते हैं, लेकिन उसके साथ हमारी सोसाइटी के अंदर जो लोग रहते हैं, उनकी ज़िंदगी, उनके तजुर्बात, उनके इमोशंस, उनके मसाइल, उस पूरी ज़िंदगी को पोर्ट्रे किया जाता है। ठीक इसी तरीके से एक जो रोमांटिक पोएट होता है, या रोमांटिक राइटर होता है, या रोमांटिक नॉवेलिस्ट होता है, वो एक बंदे की, एक इंसान की ज़िंदगी को, हकीकी ज़िंदगी के अंदर जो खुशियाँ गम होते हैं उसको पोर्ट्रेट करता है, और उसको बाज़ औक़ात वो नेचर के साथ कनेक्ट भी की जाती हैं। क्योंकि नेचर पे क्लासिकल लिटरेचर में नेचर के साथ कनेक्टिविटी जो थी वो कम पाई जाती है, लेकिन रोमांटिक लिटरेचर में जो है नेचर के साथ कनेक्टिविटी ज़्यादा देखी गई थी, जिसमें बहुत सारे शुरा ऐसे थे, पोएट्स ऐसे थे, राइटर्स ऐसे थे, जिनकी मूवमेंट के तवस्सुल से फिर ये रोमांटिक हमारा पीरियड स्टार्ट हुआ, और फिर रोमांटिक लिटरेचर प्रोड्यूस होना शुरू हो गया, और वी हैव नाउ क्वालिटी बेस्ड रोमांटिक लिटरेचर। और आज के दौर में देखें तो हमें बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक लिटरेचर मिलता है एज़ कम्पेयर टू क्लासिकल लिटरेचर। क्लासिकल लिटरेचर पुराने दौर में, बादशाहों के दौर में बहुत ही ज़्यादा मिलता था, जो उनके शान में लिखा जाता था, या उनको सुनाया जाता था, या उनको पढ़ाया जाता था। लेकिन अभी जो रोमांटिक लिटरेचर आज के दौर में, ख़ासतौर पर 19वीं सदी के बाद हम पढ़ते हैं, वो रोमांटिक लिटरेचर में काउंट होता है। और रोमांटिक लिटरेचर में, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया, कि हम आम एक बंदे की जो ज़िंदगी होती है उसके अंदर जो खुशियाँ गम होते हैं उसको पोर्ट्रे किया जाता है, माशरे को पोर्ट्रे किया जाता है, हमारी सोसाइटी को पोर्ट्रे किया जाता है। सो दोस्तों, ये अदब जो है ख़ास तौर पर जो लोगों को समझाने में बहुत टाइम लग सकता है, और समझने के लिए हमें ग्रोथ माइंडसेट, जैसे 2 माइंडसेट्स डिस्क्राइब कर दिए गए हैं, एक नैरो माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। लिटरेचर को समझने के लिए हमें ग्रोथ माइंडसेट की ज़रूरत है, और ये रिक्वायरमेंट भी है कि लिटरेचर को समझने के लिए एक बंदे के पास ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए, तभी वो लिटरेचर को समझ सकता है। बिकॉज लिटरेचर हैज़ अ एक्सटेंडेड एंड वास्ट बाउंड्रीज़, जिनको मद्देनज़र रखते हुए लिटरेचर के अंदर घुसा जा सकता है, उसको सीखा जा सकता है, उसको पढ़ा जा सकता है, उसको अंडरस्टैंड किया जा सकता है। बिकॉज़ लिटरेचर जितना भी प्रोड्यूस किया जाता है, उसके अंदर जो तल्ख़ हकीकतें लिखी जाती हैं, वो हमारे माशरे का ख़ास तौर पर एक अक्स होती है, एक पोर्ट्रे होता है जो राइटर अपनी तख्लीक से। और इवन तो बाज़ औक़ात ये भी सवाल उठाया जाता है कि राइटर जो है, या कोई पोएट है, या कोई भी अदब का बंदा है, अदीब है, कोई शायर है, मुसन्निफ़ है, या नावल नवीस है, तो वो बस ऐसे ही नहीं लिख रहा होता। उसको लिखने के लिए बाज़ औक़ात वो कुदरत का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, कुदरत की तरफ से उसको वो ख़यालात मिल रहे होते हैं। जैसे एक हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े मुसन्निफ़ खलीलुर रहमान साहब से वो किसी इंटरव्यू में जो है मुखातिब थे, और वह कह रहे थे कि जब मैं लिखता हूँ तो मैं ज़ाती तौर पर नहीं लिखता, वो मेरे पास ख़यालात समझे नुज़ूल होकर आते हैं, और फिर मैं वो लिखता रहता हूँ। या आप मंटो साहब, सादत हुसैन मंटो साहब का मिसाल लें, तो वो अपनी बुक के अंदर लिखते हैं कि जब मैं लिखता था तो वो एक ऐसी हालत हो जाती थी जैसे एक मुर्गी जब अंडे के लिए बैठती है, तो जैसे उसकी हालत हो जाती थी। तो लिटरेचर प्रोड्यूस करना, लिटरेचर लिखना, उसकी डेप्थ को समझना, और फिर उस राइटर के बैकग्राउंड को समझना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड
what literature actually is and how it is produced and how it is understood and how literature portrays our society, our people's life, our nature. So thank you so much for watching this video.